हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रेट लॉ यानी कि वेग का यानी कि वेग नियम। बात समझ में आ गई ना। वेग नियम या विशिष्ट दर स्थिरांक क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है यानी कि रासायनिक बलगतिकी है, इसका ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग हम लोग आगे करते हैं, ठीक ना। इसीलिए ये जो रेट लॉ होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल भी करवाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास प्लेलिस्ट में जा करके उसको चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए और अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेट लॉ पढ़ने वाले हैं, यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक क्या होता है या फिर रेट का यानी कि वेग नियम क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, इसके पहले जैसे कोई रिएक्शन दिया रहता था, जैसे कोई रिएक्शन दिया रहता था, मान लीजिए आपका ये है यानी कि ए है प्लस बी है, ये आपका मान लीजिए सी का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ए और बी है, ये आपस में अभिक्रिया करके सी का निर्माण कर रहा है। इसमें हम लोग अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते थे, यानी कि डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ये आपका रिएक्टेंट था तो इसको हम लोग माइनस साइन द्वारा रिप्रेजेंट किए थे। ये बराबर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड यहाँ पे डी टी इक्वल टू यहाँ पे हो जाता था प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था भैया डी टी। यहाँ से हम लोग रेट का यानी कि रेट निकालते थे, यहाँ से हम लोग वेग निकालते थे। बात समझ में आ गई ना। चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो आपका यानी कि माइनस डी ए और यहाँ पे माइनस डी बी, यानी कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी। ये सभी आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे, यानी कि बराबर होते थे। लेकिन ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपका साइन में डिफरेंट होता था, ये आपका निगेटिव होता था, ये आपका क्या होता था भैया पॉजिटिव होता था। क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में क्या होती है, कमी होती है। कमी होने के कारण इसको हम लोग नेगेटिव साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें वृद्धि होने के कारण हम लोग इसको पॉजिटिव साइन द्वारा भैया रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है कि रेट का इक्वेशन है। लेकिन इससे हम लोगों को कुछ समस्याएं भी हो रही थी। क्या समस्या हो रही थी कि अगर कोई रिएक्शन दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट का भी वेग हमको पता होना चाहिए, रिएक्टेंट का भी वेग पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। ये यानी कि समस्या उत्पन्न होती थी। तब जाकर के, चूंकि देखिए वो आपका पुराना नियम है, जो हम लोग क्या करते थे, यानी कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों का हम लोग यहाँ पे रेट लिखते थे और सभी आपस में क्या था, यानी कि सभी को आपस में हम लोग क्या करते थे, इक्वल करते थे। तब जाकर के हम लोग को किसी का रेट मिलता था। लेकिन अब डिजिटल, चूंकि भाई देखिए जैसे क्या होता है कि डिजिटल जमाना आ गया है कि नहीं आ गया है। पहले आपका क्या होता था कि अगर देखा जाए कि जो फोन है, फोन आपका टेलीफोन चलता था, ऐसे यहाँ पे कुछ निकला हुआ था, ऐसे हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, वो गायब हो गया है कि मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं। पहले आपका एंटीना लगा हुआ था, लेकिन आपका अब एंटीना नहीं लगा हुआ है मोबाइल फोन में। बात समझ में आ गई ना। तो पहले जो है कि यानी कि जो आप वीडियो हमारा देख रहे हैं, ये क्या है, मोबाइल फोन पर हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसमें कहीं पे वायर लगा क्या, कहीं पे तार लगा क्या, नहीं तार लगा हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था, टेलीफोन में जब बात किया जाता था उसमें वायर लगा रहता था। वो आप जिसको यानी कि आपको जहाँ भी जाना है वो आपको उठा करके लेके जाना होता था, क्योंकि वो आपका वायर यानी कि कनेक्टर रहता था, वायर से जुड़ा होता था। लेकिन अब जो है कि डिजिटल जमाना आ गया है, तो मोबाइल फोन है, चाहे जहाँ पे यहाँ पे बात करिए, इसके बाद जेब में रख लीजिए। पसंद में आ गई तो डिजिटल है। तो यहाँ पे आपका डिजिटल जब यानी कि कहने मतलब जो प्रोग्रेस हुआ, जब विकास हुआ धीरे धीरे, तो ये देखा गया कि क्यों ना हम किसी भी रिएक्शन को देख करके उसका रेट हम लोग किसी अलग तरीके से लिख सके। हमको प्रोडक्ट का रेट अगर नहीं पता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट नहीं निकाल सकते थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये भाई गलत बात है। वैज्ञानिकों ने कहा ये गलत बात है कि अगर किसी का प्रोडक्ट का हमको रेट नहीं पता होगा, हम रिएक्टर का वेट नहीं यानी कि रेट नहीं बता पाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। तो वैज्ञानिकों ने जो है कि ये देखा कि अगर कोई रिएक्टेंट है, जैसे आपका कोई भी रिएक्टेंट है, ए है और प्लस यहाँ पे क्या भैया बी है, ये आपका पी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट में बन रहा है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उससे हमसे कुछ नहीं मतलब है। प्रोडक्ट से यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मतलब है। प्रोडक्ट क्या बने या ना बने, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमको क्यों, रिएक्टेंट लेना है। हमको क्या लेना है, रिएक्टेंट लेना है। तो क्या कहता है
ये रेट ला, उसी को अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम रेट ला यहाँ पे लिख दें, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको बताएं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो ये तो मान लीजिए पिछला क्लास हमने पढ़ाया था, ठीक। पहले हम रेट ला क्या कहता है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, यानी कि वेग का नियम, वेग का जो नियम होता है वो क्या कहता है, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है ना। ये पहले आपका हम इसको जो है कि लिख देते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता, अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता बात समझ में आ गई ना। ये है आपका रेट लॉ। ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे कोई हम रिएक्शन ले ले, जैसे यहाँ पे हम कोई रिएक्शन ले ले, A और प्लस B है, ये आपका P में कन्वर्ट हो रहा है। अब P में क्या P बन रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट का अगर हमको यानी कि रिएक्टेंट दिया रहे हम लोग उसका रेट बता सकते हैं। ये आपका डिजिटल जमाना है, समझ में आई ना। ये आधुनिक वैज्ञानिक जो है कि ये बता दिए, अगर हमको यहाँ पे क्या है कोई इक्वेशन दे दिया जाए तो यहाँ पे रेट यानी कि अगर हमको कैलकुलेट करना होगा हमको केवल रिएक्टेंट की जरूरत होगी, हमको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारक अणुओं की सांद्रता ये है आपका सांद्रता स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग यानी कि वेग ये समानुपाती हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना। यही तो कहता है ये नियम, ये परिभाषा यही तो कह रही भैया। अभिक्रिया का जो वेग होता है ये अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/dt हम लोग लिख सकते हैं। वेग को क्या लिख सकते हैं, dx/dt। x यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन है, ठीक है ना। अपन क्या है, समय, यानी कि dx/dt ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है। ये आपका बराबर यानी कि यहाँ पे समानुपाती का जब हम लोग स्थिरांक हटाते हैं, यानी कि समानुपाती का चिन्ह जब हम लोग हटाते हैं एक कांस्टेंट लेके आते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे k होगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आपका है रेट का इक्वेशन। जैसे यहाँ पे आपका dx/dt इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये है आपका रेट लॉ। ये क्या है, रेट लॉ। बात समझ में आ गई ना। क्या है, एक बार फिर से इसको समझाएं। क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, यह समानुपाती होता है। यही है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसी को यहाँ पे रेट लॉ इक्वेशन बोला गया था, इसी को रेट लॉ बोला गया। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया A है प्लस B है, ये आपका P में कन्वर्ट हो रही है। P का यहाँ पे क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो वेग होगा ये समानुपाती होगा कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर यहाँ पे हम कोई दूसरी रिएक्शन ले लें, मान लीजिए आपका कोई रिएक्शन है, ये आपका 2A, ये आपका प्लस 3C है, ये आपका P में कन्वर्ट हो रही है। इसके लिए रेट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ये हो जाएगा आपका A। अब देखिए जरा, ये जो स्टोइकियोमेट्री है इसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं इनटू यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C, इसकी पावर क्या हो जाएगा 3। ये इसके लिए क्या आ जाएगा, रेट का इक्वेशन आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये रेट लॉ आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। यानी कि dx/dt इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2। बात समझ में आ गई ना। इसको अपलोड करिए, इसके बाद हम और एग्जांपल आपको बताएं। देखिए दूसरा एग्जांपल, अगला एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे आपका है N2 और प्लस S2, ये आपका NS3 का फॉर्मेशन कर रहा है।
अब इसको भैया पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। यानी कि इसके लिए जब हम लोग रेट ला लगाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे dx अपॉन dt, यह इक्वल टू मिलेगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S2, इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसमें देखा गया कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ये सब जो वैल्यू है एक ऐसी थ्योरेटिकल है, यानी कि रिएक्शन को देख करके हम लोग बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है जो, यानी कि रेट ला जब हम अगर हम लोग लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे रेट का यानी कि रेट निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, आपका क्या मिलेगा, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S2, इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है ये कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि थ्योरी से ये आपकी कैसी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया तो जो इसका इक्वेशन होता है, यानी कि जो रेट का इक्वेशन होता है या फिर जो रेट आता है यहाँ पे रेट वही आता है, थ्योरेटिकल और आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, दोनों क्या आता है, समान आता है, दोनों क्या आता है भैया, समान आता है। यानी कि इसकी जो एक बार पहले थ्योरेटिकल देखा गया, रेट ला यहाँ पे लगा करके इक्वेशन निकाला गया, यानी कि रेट इसका निकाला गया इस रिएक्शन का, तो देखा गया ये आया रेट। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, लैब में जाकर के, लेबोरेटरी में जाकर के इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे देखा गया कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये भी आपका यही इतनी ही आती है। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए और एग्जाम्पल अगर हम ले ले, अगर हम यहाँ पे और एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो ये आपका देखा जाए जैसे आपका NO, क्या है आपका NO है, और प्लस यहाँ पे आपका क्या है O2, ये आपका क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा, क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा। बात समझ में आ गई ना, NO प्लस O2 आपका क्या बना लेगा भैया, NO। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। बात समझ में आ गई ना। इसके लिए लगाइए रेट ला, यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी कि dx अपॉन dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसकी पावर यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, इसकी पावर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये कैसी वैल्यू है, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू भैया, ये थ्योरेटिकल वैल्यू। अब इसी का हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, इसी का एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में जो है कि ये मिल गया dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसकी पावर 1 इंटू O2 की पावर यहाँ पे। ये कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया यानी कि टॉपिक यहाँ पे यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी ये है जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी है। हम लोग रिएक्शन को देख करके ये हमने वैल्यू निकाला था dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू NO की पावर 2 इंटू O की पावर 1। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो कि हम देख करके किसी भी रिएक्शन को उसका रेट हमने निकाला। लेकिन जब लैब में जाकर के टेस्ट किया गया तो ये देखा गया कि ये जो आपका dx अपॉन dt है इसकी वैल्यू आपका NO की पावर 1 इंटू O2 की पावर 2। ये जो यहाँ पे चेंज मिल रहा है, ये जो यहाँ पे चेंज मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 2, जबकि यहाँ पे क्या मिला था, ये 2 मिला था, यहाँ पे क्या मिला था भैया 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में देख करके बताएं कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा तो ये सरासर गलत है। ये हम बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हम लोग करते हैं। तब आप बोलेंगे भैया तब हम कैसे रिएक्शन का रेट निकालेंगे, तो आपको कुछ भी थोड़ा सा भी ये की दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं घबराना है। आपको क्वेश्चन कुछ हिंट दिया रहेगा, बात समझ में आ गई ना। क्योंकि हिंट दिया रहेगा तो वहां पे हम लोग समझ जाएंगे ये क्या दिया है, रिएक्शन का रेट दिया है, या फिर कोई हिंट दिया रहेगा तो हम लोग वहां से रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से हम लोग रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। यहाँ से एक बहुत
बढ़िया चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो आपका रेट का इक्वेशन है, जो रेट लॉ है, ये आपका जो रेट का इक्वेशन है, जो हम लोग रेट निकाल रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ये आपकी कैसी वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ना कि थ्योरेटिकल वैल्यू। इसको कभी भी थ्योरेटिकल वैल्यू आप निकाल नहीं है कि थ्योरेटिकल वैल्यू से आप इसको कंपेरिजन मत करिएगा, क्योंकि इसकी हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली जाती है। क्योंकि अगर आप यानी कि थ्योरेटिकल किसी भी रिएक्शन को देख करके अगर आप स्टोइकियोमेट्री का को देख करके अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं तो आप सरासर गलत हैं, आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये हमेशा कैसे निकलता है, थ्योरेटिकल यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल करके आता है ये आपका जो केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग थ्योरेटिकल इसको नहीं निकाल सकते, जब भी हम लोग निकालेंगे इसको एक्सपेरिमेंटल ही निकालते हैं। बात समझ में आ गई ना? इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलें। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग वेग का आधुनिक परिभाषा क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ यानी कि रेट लॉ का जो आधुनिक परिभाषा होता है ये क्या होता है, अब हम लोग इसको जो कि देख लेते हैं। ठीक है ना? देखिए क्या बोला जा रहा है, वह गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप में निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग की को व्यक्त करता है, वही क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, वह गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप में निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है, वही क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई है A और प्लस B, A आपका P में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए अगर हम लोग रेट का यानी कि रेट ला लिखेंगे, ये क्या यानी कि रेट का जो इक्वेशन लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A सॉरी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर बीटा। अब आप बोलेंगे अल्फा कहाँ से आ गया और बीटा कहाँ से आ गया, तो यही भैया क्या ये क्या होता है, समान होता है क्या, ये स्टोइकियोमेट्रिक हो सकता है, नहीं हो सकता। स्टोइकियोमेट्रिक समान भी हो सकता है और समान नहीं भी हो सकता। बात समझ में आई ना? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जहां अल्फा और बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं। यानी कि ये जो आपका अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया गया है, ये रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर हो भी सकता है और रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर नहीं भी हो सकता। ये आपकी कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये आपका क्या है, रेट लॉ है। ये आपका क्या है, वेग का यानी कि वेग का नियम है, वेग नियम है, यानी क्या है भैया, रेट लॉ। और ये जो यहाँ पे आपका के है, ये क्या है, यही तो है आपका विशिष्ट दर स्थिरांक। यहाँ पे के क्या होता है, ये जो है कि वो क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक, जहां के बराबर क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक। क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक। ये क्या यानी कि क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हमको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम के को डिफाइन करें कि आप के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हो गया? ओके, चलिए देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि के को आप कैसे परिभाषित करेंगे। के को परिभाषित करने के लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि हमको कंसंट्रेशन जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कंसंट्रेशन जो है कि ए और बी का हमको क्या मानना होगा, यूनिटी मानना होगा। ठीक है ना? जैसे देखिए ये आपका था यहाँ पे dx अपॉन dt इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ठीक है ना? क्या हो जाए, यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाए, यानी कि इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाए, 1 मोलर हो जाए। ठीक है ना? कितना हो जाए, 1 मोलर हो जाए। तो क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की सांद्रता 1 मोल हो जाए
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की सांद्रता 1 मोल हो जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, विशिष्ट दर स्थिरांक कहलाता है। इसको हम शब्दों में यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में बना करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे अगर हम लोग के को परिभाषित करेंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की सांद्रता 1 मोल हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग ही विशिष्ट दर स्थिरांक कहलाता है। विशिष्ट दर स्थिरांक कहलाता है। ठीक, ये हो गया। हमने के को भी परिभाषित कर दिया और यहाँ पे हमने वेग नियम भी देख लिया। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलें। हो गया। ओके, तो ये था आपका वेग नियम। और यहाँ पे जो के है ये क्या होता है, विशिष्ट दर स्थिरांक होता है, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे रिएक्शन के रेट पर डिपेंड करता है। यानी कि रिएक्शन का रेट जितना ज्यादा होगा के का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, या फिर के का मान जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट जो होगा तो भैया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग ये जो के है इस के का मात्रक निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये जो के है इसका मात्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मात्रक कई बार पूछा गया है। इसमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, यहीं से निकलेगा। तो अगली जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगली क्लास आप लोग जरूर से जरूर अटेंड करिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो सब भी जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सके और अपने यानी कि अपने जो नोट्स है या फिर जो आपके एग्जाम है उसमें बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।